प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केरल में 450 किलोमीटर लंबी कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन करने वाले हैं। 1 मिनट में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री आज केरल में 450 किलोमीटर लंबी कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन करेंगे। सुबह करीब 11 बजे प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस सेवा की शुरुआत करेंगे। ये पाइपलाइन वन नेशन वन गैस ग्रिड के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये पाइपलाइन गेल लिमिटेड कोच्चि से शुरू होकर एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, कासरगोड से होते हुए कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जैसे मंगलुरु में खत्म। इस पाइपलाइन की प्रतिदिन परिवहन क्षमता 1.20 लाख मीट्रिक मानक घन मीटर है। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत लगभग 3000 करोड़ रुपए थी। इस उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी उपस्थित रहेंगे। किसान संगठन और सरकार के बीच 7वें दौर की बातचीत का भी कोई नतीजा नहीं निकला। 1 मिनट में पूरा अपडेट आपको बताते हैं। तीनों कृषि कानूनों पर सरकार और किसानों के बीच सोमवार को विज्ञान भवन में 7वें दौर की बातचीत हुई, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। किसान तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर अड़े रहे, जबकि तीनों केंद्रीय मंत्री समझाते रहे कि संशोधन किए जाने के रास्ते खुले हुए। चर्चा में स्वाभाविक रूप से माहौल अच्छा था, लेकिन एक्ट रिपील पर अड़े रहने के कारण कोई रास्ता बन नहीं पाया। बैठक के बाद किसानों ने कहा कि उनकी मांग तीनों कानूनों में संशोधन से नहीं बल्कि उन्हें रद्द करने से ही पूरी होगी। किसान संगठन जो है अब रिपील के अलावा कोई बात नहीं करना चाहते हैं, जिसको खुद मिनिस्टर को बोलना चल पड़ा कि आप रिपील के अलावा कुछ नहीं मानोगे। हमने बोला नहीं मानेंगे, तो ठीक है फिर आगे डेट रख लो। 7 और 8 से हमने 8 तारीख को 2 बजे टाइम दे दिया। बैठक से पहले आंदोलन के दौरान ठंड और बीमारी से जान गंवाने वाले किसानों को संगठन और केंद्रीय मंत्रियों द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। ममता सरकार बंगाल चुनावों से पहले एक के बाद एक कई ऐलान करती जा रही है। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नए किसान बिलों को लागू न करने का फैसला किया। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों की बात मानकर जल्द से जल्द इन तीनों कानूनों को रद्द करे। आई एम टोटली इन फेवर ऑफ फार्मर्स। हम तो पूरी फार्मर का साथ में है। फार्मर ने जो बात उठाया उसका साथ हम पूरा सहमत हूँ। मैंने भी चाहूंगी कि गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी ये 3 बिल विड्रॉ करे, देश का हित के लिए, फार्मर्स के हित के लिए। हालांकि इस बीच ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू करने की अनुमति दे दी, जिससे किसानों के खाते में सीधे पैसा जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार के इस फैसले से राज्य के 71 लाख से ज्यादा किसानों को हर साल 6000 रुपए मिलेंगे। साथ ही इस वार्ता में ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया है कि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस को राज्य में देश न्यायिक दिवस के तौर पर मनाया जाएगा और उन्होंने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर 23 जनवरी को राष्ट्रीय अवकाश घोषित करने की मांग की है। ईडी ने शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी को नया समन जारी करने का फैसला किया है। पीएमसी बैंक घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा को नया समन जारी करने का फैसला किया है। ईडी ने अब इन्हें इस मामले के संबंध में 5 जनवरी 2021 को जांच में शामिल होने का आदेश दिया है। इस पूरे मामले पर बीजेपी ने एक बार फिर संजय राउत को घेरते हुए कहा कि पैसे का हिसाब तो देना ही होगा। आखिरकार संजय राउत परिवार को ईडी ऑफिस में आना ही पड़ा। पैसा SDIL का हो, PMC घोटाले का हो, NSCL घोटाले का हो, हिसाब तो देना ही पड़ेगा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईडी ने शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत से पूछताछ के लिए 55 सवालों की सूची तैयार की है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में सोमवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। ओडिशा में देर शाम राज्य की बीजेपी इकाई ने राजनीतिक हत्याओं के विरोध में प्रदर्शन किया।
पार्टी कार्यकर्ताओं ने नवीन पटनायक सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और राज्य के कानून मंत्री प्रताप जेना का पोस्टर भी जलाया। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना था कि बंगाल की तरह ओडिशा में भी राजनीतिक हत्याएं हो रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हत्या हुआ है, ये राजनीतिक हत्या में पूरे 12-13 तो मेरे पास डाटा है कि 12-13 से ज़्यादा हत्या हुआ है। जैसे पश्चिम बंगाल में हो रहा है, ऐसे उड़ीसा में भी चल रहा है। ये अभी भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अगर बोलेंगे तो उसको हत्या करके चुप करने के लिए जैसे प्रयास कर रहे हैं बीजू जनता दल, ये हम लोग उसको कड़ी से कड़ी निंदा कर रहे हैं। दरअसल हाल ही में कटक स्थित सालेपुर में बीजेपी के बुजुर्ग नेता और उनके साथी की हत्या हो गई, जिसके बाद बीजेपी ने इस मामले पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। गाजियाबाद मामले में पुलिस ने जिम्मेदार अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस मामले पर भी अब राजनीति तेज हो गई है। गाजियाबाद के मुरादनगर शमशान घाट पर छत गिरने के मामले में यूपी पुलिस ने 3 जिम्मेदार अफसरों को गिरफ्तार किया है। इनमें नगरपालिका के ईओ निहारिका सिंह, जूनियर इंजीनियर चंद्रपाल और सुपरवाइजर आशीष शामिल हैं, जबकि ठेकेदार अजय त्यागी अभी भी फरार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से हादसे की रिपोर्ट मांगी है। इस पूरे प्रकरण में मंडलायुक्त मेरठ और आईजी रेंज मेरठ को मौके पे जाकर इस पूरी घटना की रिपोर्ट देने के लिए मैंने पहले ही आदेश कर दिया है। इस पूरी घटना की रिपोर्ट वे तत्काल प्रदेश शासन को उपलब्ध करवा दें। अखिलेश यादव ने हादसे के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराते हुए पीड़ित परिवारों को 50 लाख की मदद की मांग भी की है। कोई जिम्मेदार है उनकी मौत का, वो तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार खुद जिम्मेदार है। क्या मदद करें 2 लाख की? आपको 50-50 लाख रुपए देना चाहिए। अब देश भर में कोरोना का अपडेट क्या है, 1 मिनट में देखिए। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 1 करोड़ 3 लाख के पार पहुंच गए हैं, लेकिन आंकड़ों को देखें तो संक्रमण के मामले तेजी से कम भी हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 16,504 नए मामले सामने आए, जबकि 214 लोगों की मौत हुई। अच्छी बात यह रही कि इस दौरान 19,557 लोग ठीक भी हुए। देश में कोरोना वायरस से अब तक 1 करोड़ 3,40,469 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें से 99,46,867 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में इस वक्त 2,43,953 कोरोना संक्रमितों का इलाज चल रहा है। कोरोना संक्रमण से अब तक 1,49,649 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना मरीजों के ठीक होने की दर 96.19% पहुंच गई है। वहीं वैक्सीनेशन की बात करें तो जनवरी में कभी भी वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है। कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत 1,000 रुपए होगी, जबकि आम लोगों के लिए कोरोना वैक्सीन मार्च-अप्रैल से उपलब्ध होगी। और दिल्ली में भी कोरोना के मामले तेजी से घट रहे हैं। 1 मिनट में दिल्ली का अपडेट आपको देते हैं। दिल्ली में कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या में लगातार तेजी आ रही है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 384 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 12 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 727 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना के कुल 6,27,256 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 6,11,970 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 4,689 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से कुल 10,597 लोगों की मौत हो चुकी है। और मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक रेल इंजन की बर्थडे पार्टी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। 1 मिनट में देखिए। आपने जन्मदिन की कई पार्टियां अपने जीवन में देखी होंगी, कभी इंसानों की तो कभी जानवरों की, लेकिन क्या कभी किसी रेलवे इंजन के जन्मदिन को मनाते हुए देखा है? अगर नहीं तो देख लीजिए। तो देखिए उज्जैन रेलवे स्टेशन का नजारा, जहां उज्जैन आगरा के बीच 70 के दशक के पूर्व नैरोगेज ट्रेन का संचालन किया जाता था।
87 साल पूर्व भाप का इंजन उज्जैन और आगरा के बीच चला करता था। नैरोगेज ट्रेन बंद होने के बाद से ही ये इंजन 14 वर्षों से पूर्व रेलवे के डिपो में बेकार खड़ा था, मगर 2006 में इसे स्टेशन परिसर के बाहर खड़ा कर दिया गया। तब से ही रेलवे स्टाफ पिकूली इंजन का जन्म दिवस मना रही है। इसका जन्मदिन मनाया, इससे ये कहानी है कि एक ही मतलब यहाँ से माता घाघर तक जाया करता था और कोई सुविधा थी नहीं, एक ही सुविधा थी इसके अंदर। तो इसके अंदर कई मरीज भी बेचारे बैठ के आते थे, कई हॉस्पिटल जाने वाले भी आते थे, कई अपने कोर्ट जाने वाले भी आते थे, कई मजबूर आदमी, परेशान आदमी, इसमें 4 डब्बे की गाड़ी थी। राजस्थान के बीकानेर में एक बैंक को लूटने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। राजस्थान के बीकानेर में एक बैंक से कुछ बंदूकधारियों ने लाखों रुपए लूट लिए। इस घटना का पूरा वीडियो बैंक में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। लुटेरों के द्वारा फायरिंग भी की गई है, जिसमें जो बैंक मैनेजर है उनके चोट आई है, जख्मी हुए हैं। अभी उनका उपचार चल रहा है और जो हमारे पास अभी प्रारंभिक जो जानकारी आई है जो बैंक कर्मियों के आधार पे, उसके आधार पे हमने टीमें लगाई हैं। आसपास के लोगों ने बताया कि बैंक के अंदर से गोली चलने की आवाजें भी सुनाई दी हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। फिलहाल बैंक से ये पुष्टि नहीं की गई है कि कितने रुपए लूटे गए। रफली 10.5 पौने 11 लाख के आसपास कैश ये बता रहे हैं जो गया है। अभी इनको भी अपना एग्जैक्ट मिलान करके एग्जैक्ट फिगर तो अभी ये दे पाएंगे, रफली इतना बता रहे हैं। उस इलाके के लोगों का कहना है कि शहर में आपराधिक वारदातें दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। उत्तर भारत में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में तापमान लगातार गिरता जा रहा है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जारी है और इस बर्फ की वजह से ही मैदानी इलाकों पर शीतलहर भारी है। जम्मू कश्मीर की जवाहर सुरंग के आसपास के इलाके में भारी बर्फबारी की वजह से राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को बंद कर दिया गया है। इससे कश्मीर की ओर जाने वाली गाड़ियां रास्ते में ही रुक गई हैं। घाटी में हर तरफ बर्फ ही बर्फ है और तापमान 0 से कई डिग्री नीचे पहुंच गया है। कुलगाम में लगातार बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद हैं और लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। हालांकि सैलानियों को यह मौसम बेहद पसंद आ रहा है। वादियों की यह तस्वीर देखकर लग रहा है मानो बर्फ की चादर बिछी है। ये विंटर स्पोर्ट्स के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी है। बर्फबारी ने भले ही घाटी में पर्यटन को बढ़ावा दिया है, यहाँ की फसल पेड़ पौधों के लिए भी ये कुदरत का तोहफा है, लेकिन इस बर्फबारी के कारण स्थानीय लोगों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर में बर्फबारी ने लोगों को घरों में ही कैद रहने पर मजबूर कर दिया है। कश्मीर घाटी में बर्फबारी का दौर जारी है, जिसके बाद धरती की इस जन्नत की खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ गई है। श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग जैसे पहाड़ी इलाकों में इस वक्त सिर्फ एक ही रंग है, वो है बर्फ का सफेद रंग। इन तस्वीरों को देखकर शायद आपको भी ठंड का एहसास होने लगे, लेकिन साथ ही मन में कश्मीर घाटी पहुंच जाने का ख्याल भी आ जाए। श्रीनगर में हुई बर्फबारी के बाद यहाँ के बॉटनिकल गार्डन में पेड़ों पर बर्फ ऐसे लग रही है जैसे किसी ने पेंटिंग की हो। यहाँ के हर पौधे पर जैसे बर्फ के फूल खिले हैं और यही कारण है जो जमती बर्फ और कपाने वाली सर्दी में भी यहाँ सैलानी बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं। मैं पहले आई हूँ समर में, बट दिस इज समथिंग जो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। इट्स ब्यूटीफुल। इसके आगे मुझे घर नहीं जाना। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भगवान शिव की 58 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई। शक्ति, कल्याण और भक्ति के प्रतीक और ये भव्य मूर्ति भगवान शिव की देश में सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसे केरल के एझिमाला मंदिर में बनाया गया है। ये मंदिर केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है, जो अरब सागर के किनारे पर है। जरा गौर कीजिए और इस प्रतिमा की बारीकी देखिए, फिर आपको बताएंगे इसे किसने बनाया है। भगवान शिव की घनी जटाओं पर मां गंगा की मूर्ति भी दिखाई देती है। हाथ में त्रिशूल और डमरू लिए शिव की ये प्रतिमा 58 फीट ऊंची है और इस प्रतिमा को बनाया है एझिमाला के निवासी 29 साल के कलाकार ने, जिनका नाम है देवदत्त, जो अपना खाली समय इस समंदर के किनारे बिताता था। देवदत्त ने 23 साल की उम्र में इसे बनाना शुरू किया था।
मंदिर प्रशासन ने भी उन्हें इस मूर्ति के निर्माण में पूरी स्वतंत्रता दी और करीब 6 साल में जाकर ये शिव मूर्ति तैयार हुई। समंदर के तट पर आने वाले पर्यटकों और मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को शिव जी की ये प्रतिमा मंत्रमुग्ध कर रही है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.